Myself, Dr. R. Sharma, PhD in Yoga Science। मेरा टॉपिक है बोलने का ओनली वन प्लेटफॉर्म, किसान मूवमेंट एंड अवेकनिंग बाय इनर साइंस टू चेंज द सिस्टम्स ऑफ द कंट्री। जो बोलने का मेरा पॉइंट है फ्रेंड्स, वो वही चल रहा है योग विज्ञान, इनर साइंस, आंतरिक साइंस। धर्म की जड़ को सींचने वाली साइंस है, अध्यात्म की जड़ को सींचने वाली साइंस। लेकिन आज मैं आप लोगों को यम नियम जो है, जिन्हें मैं यूनिवर्सल मोरल कंडक्ट्स कह रहा हूं, उनकी गहराई में ले जाऊंगा। तो बताऊंगा मैंने ये कहां से पकड़े, कैसे पकड़े, कब पकड़े। पर उससे भी पहले मैं बताऊंगा आज के मानव के बारे में, आज का जो ह्यूमन बीइंग है, जो मानव है, जो इंसान है, उसके बारे में। आज का मानव मानसिक रूप में बीमार है, पर उस बीमारी के लक्षण ये है कि वो बीमार है और वो जानता ही नहीं कि मैं बीमार हूं, वो मानता ही नहीं कि मैं बीमार हूं। ये उसके लक्षण है इस बीमारी के। वो मानता नहीं बीमार है, पर मानता नहीं, जानता नहीं वो बीमार है। हम उन्हें सिम्टम्स बताते हैं, भाई ये सारे सिम्टम्स हैं इस बीमारी के, ये तुम्हारे अंदर है। नहीं मानता हो तो कहता है मैं बीमार नहीं, तुम बीमार होगे, मैं बहुत आगे हूं, तुम पिछड़े हुए हो, मैं बीमार नहीं हूं। हालांकि वास्तव में वो मेंटल बीमार है, मेंटली बीमार है, और मन बीमार है, और मन ने ही शरीर को बीमार किया हुआ है। लेकिन इलाज वो मन का नहीं, फिजिकल बॉडी का करा रहा है। ये तो ऐसे ही है जैसे हाथ खराब है, बीमार है, दर्द है, तो इसको मैंने बांधा हुआ है। लेकिन मैं जा रहा हूं डॉक्टर के पास और उसे कहता हूं डॉक्टर साहब मेरी टांग खराब है, इसका इलाज कर दो। तो वो टांग को भी उसके कहने के मुताबिक बांध देता है। पहले तो वो काम नहीं कर सकता था, हाथ ही बंधा हुआ था, अब पैर भी बंध गया, अब चल भी नहीं सकता। आज के मानव की तो यह हालत है कि वो जो टैंकी है ना पानी की, उसको साफ करी जा रहा है सवेरे शाम तक। लेकिन ये नहीं देख रहा है कि इसकी पाइप जो है, जो इसमें सप्लाई वाटर कर रही है, वो सीवरेज के पानी से मिलकर आने के कारण गंदा पानी तो वहां से आ रहा है, तो उसे बंद नहीं कर रहा। वो फिर इस टैंकी की सफाई में लगा हुआ है, उसको बंद नहीं कर रहा। ये सफाई हो ही नहीं सकती इस तरह। तो ये तो कारण को पकड़ना पड़ेगा ना। मन कारण है, मन के कारण शरीर बीमार हो गया, और इलाज शरीर का करा रहा है, जबकि जड़ में पानी देना चाहिए मन को। माइंड, बॉडी हैज नॉट क्रिएटेड द माइंड, इट इज द माइंड दैट हैज क्रिएटेड द बॉडी। ये समझने की जरूरत है। शरीर ने मन को पैदा नहीं किया, मन ने शरीर को पैदा किया। अमीबा से लेकर जहां भी हम पहुंचे हैं, फिश, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एनिमल्स, बंदा, हम यहां ह्यूमन बीइंग के तौर पर जो पहुंचे हैं, वो मन ही हमें लेकर आया है। बॉडी तो कितनी ही बदलती गई है, और बॉडी से काम ये मन ही तो कराता है। हम इस जड़ को नहीं पकड़ रहे। इलाज हम इसका नहीं कर रहे मन का, हम कर रहे हैं बॉडी का। और बॉडी का ही करते रहेंगे तो ये इलाज तो कभी हो ही नहीं सकता। एक्चुअली बीमारी के कारण फ्रेंड्स, आज के मानव का एटीट्यूड ही नेगेटिव हो गया है, गलत हो गया है। और एक और चीज हो गई, मन ने, अहंकार ने बुद्धि को अपनी तरफ कर लिया, खरीद लिया, इसको खरीद लिया, और यूज कर रहे हैं एक कनिंग एडवोकेट की तरह, वकील की तरह, कनिंग वकील की तरह। उस कनिंग वकील बुद्धि ने इसे एक चीज सिखा दी, अगर तो मन को कंसंट्रेट कर लिया, तब तो मन गुलाम हो जाएगा आदमी का। और मन अगर बिखरा रहा आदमी का, तो आदमी मन का भी गुलाम होगा। ये इसके दिमाग में बांट दिया।
अब ये किसी की बात ही नहीं सुनता, इसका एटीट्यूड ही नेगेटिव हो गया। अब एक आदमी है, वो योग जानता है, वो इनर साइंटिस्ट है, वो योग जानता है, वो प्रॉपर वे में सेल्फ ऑनेस्टली यूनिवर्सल मोर कंडक्ट्स को डे टू डे लाइफ में लागू करता हुआ प्रॉपर योगिक वे से, प्रॉपर योगिक मेथड से, प्रॉपर योगिक टेक्निक से वो योग करा रहा है, तो ये तो माइंड कंसंट्रेट होगा। तो क्योंकि माइंड कंट्रोल से ही तो योग चलता है, आंसुओं से थोड़ी चला, यम नियमों से चला है, प्राणायाम से थोड़ी चला, यम नियमों से चला है, ध्यान से थोड़ी चला, यम नियमों से चला है। तो ये जो जड़ है ना, इसको नहीं पकड़ रहा और नेगेटिवली जो सिखा दिया इसे, उसे पकड़ रहा है। अब एक आदमी जो ठीक सिखा रहा है और दूसरा एक और है, वो योग के नाम पर फिजिकल एक्सरसाइज करा रहा है। उसने एक सेंटर खोला है, फिजिकल एक्सरसाइज करा रहा है वहां, योग के नाम पर कह रहा है उसे योग के नाम पर फिजिकल एक्सरसाइज करा रहा है। एक और भी सेंटर है, वहां क्या कराते हैं, योग के नाम पर फिजिकल एक्सरसाइज कराते हैं, मशीनों के साथ कराते हैं। एक और सेंटर खोला हुआ है, वहां पर क्या कराते हैं, योग के नाम पर फिजिकल एक्सरसाइज कराते हैं, पर म्यूजिक चला के कराते हैं, डांस कराते हुए कराते हैं। अब रहता तो वो उस गली में जहां पर वो ठीक प्रॉपर योग सिखा रहा है, पर उसके पास तो वो जाता ही नहीं। वो कहां जाएगा, जहां सबसे ज्यादा मन बिखरा हुआ है, वो आखिर में जाएगा। वो चौथे के पास जाएगा जो योग के नाम पर फिजिकल एक्सरसाइज चला रहा है, पर म्यूजिक चला के डांस भी साथ में करा रहा है, क्योंकि ये ज्यादा बिखरा हुआ है यहाँ, ये उसे अच्छा लगेगा, आदमी को वहां लेके जाएगा। अगर वो सेंटर नहीं मिला तो उससे पहले तीसरे पे लेके जाएगा। योग के नाम पर फिजिकल एक्सरसाइज करा रहा है, पर मशीनों की सहायता से करा रहा है, वो भी बिखरा हुआ, चाहे उससे कम है पर है। वो भी ना हुआ, फिर दूसरे के पास जाएगा, योग के नाम पर जो फिजिकल एक्सरसाइज करा वहां जाएगा। लेकिन वो भी ना हुआ तो पहले के पास तो है तो भी नहीं जाएगा ये, क्योंकि पता है कि यहां तो मुझे गुलाम बना देंगे, मुझे ही कंसंट्रेटेड कर देंगे, मुझे ही आदमी गुलाम बना देगा, यहां नहीं जाएगा। ये जो मन है, इसने खरीद लिया है इंटेलेक्ट को, और इंटेलेक्ट ने इसे डिफेंस मैकेनिज्म सिखा दिया है कि अपनी गलती है माननी नहीं, उसके लिए ऐसे तर्क देने हैं। ये सिखा दिया उसने कि अपनी गलती है माननी नहीं, बल्कि ऐसे तर्क देने हैं, जैसे वकील जो है कत्ल किया उसको बचाने के लिए, ताकि दूसरे को बचा दो, इसको बचा दो। तो ऐसे कुतर्क मतलब सिखा दिया इसको ये सिखा दिया कि अगर कोई समझाए ना, अगर समझ बढ़ गई तो मन गुलाम होगा, इसलिए समझ मत बढ़ने देना, समझ को बिल्कुल मत बढ़ने देना। अगर कोई समझाएगा तुम्हें, गहराई में जाएगा तुम्हें समझाने के लिए, नहीं सुननी बात। यही कारण है आज का जो आदमी है, उसे कहो कुछ समझाने के लिए तो कुछ बोलना पड़ता है ना। ज्यादा डुंगाई में अगर समझाना है तो ज्यादा डुंगाई में ज्यादा बोलना पड़ेगा, लेकिन वो तो कहता है मुझे ज्ञान मत दो, मुझे प्रवचन मत दो, मैं तो खुद ही बहुत समझदार हूं, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं। और अगर तुम उसे कहना ही चाहते हो, मेरे पास आ ही गए हो, तो ब्रीफ सी गल इंफॉर्मेशन ब्रीफ में देना, और कोशिश करना यस और नो में रहो, ज्यादा मुझे ना चाहिए कुछ भी, क्योंकि इसके दिमाग में भर दिया वो चीज नेगेटिव। ये अपने अतीत को भी भूल गया है। मानव, और खास करके हिंदुस्तान का मानव, भारत का मानव अपने अतीत को भूल गया है। हमारी एजुकेशन में मेन 3 स्टेजेस थी जिनमें एजुकेशन को चलाया जाता था। पहली थी पठन, पढ़ना लिखना, ये इंफॉर्मेशन, और दूसरी जो थी वो थी मनन, जो पढ़ा है उस पर मनन करना, डूंघाई में जाना, उसको प्रॉब्लम जो उसके अंदर है उसका हल निकालना, और तीसरी थी अब जो उसको लागू करना जिंदगी के अंदर, जिसका हल भी निकाल दिया। तो डे टू डे लाइफ में लागू करना, वो तो हम वैसे वो तो भूल ही गए, वो तो बहुत दूर निकल गए उससे। और दूसरे नंबर को छोड़ दिया जो मनन था, जिसके डुंगाई के अंदर जाके उसी के क्वेश्चन में से ही जवाब निकालो, वो हमने छोड़ दिया। हालांकि दुनिया के सबसे बड़े थिंकर कृष्णमूर्ति, दुनिया का अपने टाइम में, कुछ साल हुए डेथ हुई, सबसे बड़ा थिंकर था। यहां तक कि रजनीश जो ओशो है, वो खुद अपने प्रवचनों में कहता था वो मेरे से आगे है,
वो कहता था मुझसे या रजनी से वो आगे है, और उसके पास यही एक मेथड था, इसी को पकड़ा हुआ था उसने बस, मनन को। और जो मनन को पकड़ते हैं उन्हीं मुनि कहते हैं। ऋषि तो उसके बाद की स्टेज है, जब उनको सच्चाई नजर ही आ जाए, ड्रीम की तरह। ड्रीम में तो गलत चीजें भी आती है, सच्चाई ही नजर आ जाए सारी। ये मनन उसे मुनि के स्टेज में था। उसको यूनिवर्सिटीज में बुलाते थे बोलने के लिए। एक यूनिवर्सिटी ने उन्हें क्वेश्चन लिख दिया कि हमारे बच्चे चाहते हैं इनका जवाब मिले। वो वहां पर पहुंच गए। वो कहने लगे कि भाई क्या पूछना है आपने, इसके बारे में पूछना। हाँ। तो कहता है ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने भी है, मेरे सामने भी। जवाब हरदम क्वेश्चन के अंदर ही होता है। प्रॉब्लम का हल जो है ना, वो प्रॉब्लम के अंदर ही होती है। तुम भी खोजो और मैं भी खोजता हूं। तो वो दूसरे सारों के सामने वो चीज बाल फेंक दिया, वो लात मारते रहे, उनमें से चीजें निकलती रही। और वो कहता रहा हाँ तो ये ठीक है, अच्छा ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। थोड़ा सा कभी कभी गाइड करता। आखिर उसका हल निकल गया, सारे कहते हैं हाँ ये बिल्कुल ठीक है। तो उसने कहा देखो ये कागज है, मैं घर से लिख के लाया हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं तो पहुंचा हुआ था ना इस चीज के अंदर पहले ही। पर तुम्हें तो तब फायदा था, मैं तुम्हें यहां पहुंचाता। मैं मेरे पर डिपेंड क्यों करते हो, मेरे से क्यों पूछते हो क्वेश्चन में का क्या जवाब होगा? इस क्वेश्चन में ही तुम देख लो ना, इसमें ही जवाब छुपा हुआ है, मैं भी इसमें से निकालता हूं, तुम भी इसमें से निकाल लो। इस तरह वो वहां से जवाब निकाल के उनको संतुष्ट कर देते थे। सिर्फ इस एक के कारण, सेकंड स्टेज के कारण, थर्ड नहीं, ये भी स्टेज सेकंड ही थी। लेकिन हमने तो इस सेकंड स्टेज को भी खत्म कर दिया, मन को भी। और हम तो इंफॉर्मेशन में आ गए। इंफॉर्मेशन भी वो जो बच्चे नहीं चाहते, और वो डाइजेस्ट में नहीं हो रही, उनकी इच्छा भी क्रिएट नहीं कि पूछ लो। हम दिए जा रहे हैं, और ब्रीफ होते होते इतने ब्रीफ हो गए, ऑब्जेक्टिव टाइप में यस नो में आ गए। अब है क्वेश्चंस है 40 नंबर के। 40 ठीक है, 40 गलत है। अब इन्होंने, स्टूडेंट्स ने भी और टीचर्स ने भी एक रास्ता ही निकाल दिया कि पढ़ने की क्या जरूरत है भाई। तुम या तो सारे यस कर दो तो भी 40% नंबर आ जाएंगे, या सारे नो कर दो तो भी 40% आ जाएंगे। यस नो के बीच में ना जाओ, नहीं पता लगेगा क्या ठीक है क्या गलत, सोचने की जरूरत नहीं। सारे यस कर दो तो भी पास हो, क्योंकि 40 तो ठीक है उसमें, और सारे नो कर दो तो भी पास है, क्योंकि वो 40 तो उसमें भी ठीक है। और यही नहीं, इन्होंने एक और रास्ता निकाल दिया कि अगर स्टैंडर्ड भी बढ़ाना है तो किताबों की क्या जरूरत है, सिलेबस को बढ़ाने की क्या जरूरत है, ये ज्यादा क्वेश्चन आंसर की क्या जरूरत है। 1 नंबर की बजाय 2 नंबर कर दो, यही यस नो में 2 नंबर कर दो, वो 40% थी 80% आ जाएगा। आपका स्टैंडर्ड ही डबल हो जाएगा बगैर पढ़े। कुछ भी हमें करने की जरूरत नहीं, कुछ ही तुम स्टूडेंट्स को करने की जरूरत नहीं। यहां तक पहुंचा दिया है हमारे एजुकेशन सिस्टम को, इस वक्त यहां पहुंचा दिया नकलों के अंदर। देखिए, एक डिफेंस मैकेनिज्म और यूज हो रहा है जो मन कर रहा है आदमी का बीमार होने के कारण। वो कहता है रिपीट ना करो। हमें भी कहते हैं सर आप रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, रिपीट ना करो। इस रिपीट करने से टाइम भी बर्बाद होता है और हमें भी इरिटेशन आती है। हम नहीं सुनना चाहते रिपीट वाली चीज, हम ये नहीं चाहते। तो मैंने जो बार बार मुझे ये कहता था कि रिपीट आप करते हैं ना करो, एक दिन वो मेरे घर आ गया। मैंने कहा यार ये काम करो, 10 किलो जो है ना दही है और मैं अकेला हूं, अब तुम आ ही गए हो, तुम क्या रिड़क सकते हो इसको? रिड़क नहीं, वो पड़ी है रस्सी, वो पड़ी है, पानी भी पड़ा है, जो चीज है ले लो वहां से, इसको इसमें से मक्खन निकालना है। कहता जी मैं निकाल देता हूं। वो गया और मक्खन निकाल के लिया। मैंने कहा ये तू मक्खन निकाल लाया, कैसे निकला, क्या किया तुमने? कहते मैंने तो कुछ नहीं किया। नहीं कुछ तो किया होगा, बहुत कुछ किया होगा तुमने तो। कहते नहीं जी मैं तो ये कि रिपीट करता रहा, रगड़ता रहा, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, बस। तो मैंने कहा तभी तो मक्खन निकला ना, तो रगड़ता। हाँ तो बस मैं भी यही कहता हूं, ये मनन जो है ना, वो जो क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम्स है, उसके अंदर ही हम रिड़केंगे कि नहीं तो उसका जवाब निकलेगा। फिर एक दिन
फिर वही कुछ आदमी थे जो बार बार कहते थे कि आप तो बहुत रिपीट करते हैं। मैंने कहा देखो बात यह है, एक माँ है और उसका बच्चा 10 बजे उठता है। अब वो तड़फती है कि सुबह उठने का टाइम है, ये सोया पड़ा है। वो सुबह उठाती है, वो नहीं उठ रहा, फिर सोया पड़ा है। फिर थोड़ी देर बाद जोर से उठाती है, फिर भी कहता है तुम मुझे रिपीट क्यों करती है, बार बार रिपीट क्यों करती है, मुझे इरिटेशन हो रही है। लेकिन वो तो माँ है, वो सोचता है टाइम इसका बर्बाद हो रहा है, इसने कई काम भी तो करने हैं। वो उसके बाद उसको टच करके उठाती है, कहता मुझे रिपीट मत करो, बार बार मुझे क्यों कहती हो। उसके बाद और गुस्से में कहती है, फिर भी नहीं होता, फिर पानी के 2-4 छींटे मारती है। वो कहता तुम मुझे कहती रहती हो, रिपीट करती हो, उठो 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 उठो, मुझे इरिटेशन होती है। अब मुझे ये बताओ, वो माँ ठीक है कि बच्चा ठीक है? माँ रिपीट कर रही है ना बार बार, वो ठीक है कि बच्चा ठीक है? तो उनमें से एक आदमी जो बार बार कहता था रिपीट बहुत हो रही है चीज, वो कहता जी माँ ठीक है, रिपीट तो करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो उसका भला सोच रही है। वो अपना भला नहीं सोच रहा, वो माँ है, वो तो सोच रही है ना। अब एक को गुस्सा आ गया, वो कहता है माँ नू की लेना देना, मरण दो, मरने दो उसे, माँ को चाहिए छोड़ दे उसे। मतलब वो गुस्से में कह रहा है। अब माँ तो ये भी नहीं सोच सकती, अपने बच्चे के बारे में बुरा भी नहीं सोच सकती, जो वो बोल रहा है इतना भी नहीं सोच सकती। वो तो अपनी ड्यूटी दे सकती है, वो तंग करेगा तो भी ड्यूटी देगी, वो तो अपनी ड्यूटी दे रही। तो रिपीट करना जरूरी होता है कई बार, खास करके हमारी थ्योरी के अंदर जो हम पढ़ाते हैं इनर साइंस, इसमें हम अंदर मन के सबकॉन्शियस स्टेज को टच करना चाहते हैं, उसके माइंड को टच करना चाहते हैं, उसकी जमीर को टच करना चाहते हैं, इसलिए हमें ये करना पड़ता है। मैं एक चौराहे में खड़ा हो गया और वहां पर मैंने सोचा 5-7 आदमियों से मैं बात कर। तो आजकल मेंटली बीमार तो हर जगह मिल जाते हैं, कहीं खड़े हो जाओ वहीं 5-7 तो तुम्हें इससे ज्यादा भी मिल जाते हैं। तो वहां इकट्ठे हो गए कुछ बच्चे, सारे नौजवान थे। मैंने कहा भाई तुम पढ़े लिखे हो? कहते हाँ जी हम तो पढ़े लिखे, आपको भी पता है हम ग्रेजुएट है सारे के सारे, हम आपके लेक्चर सुनते हैं, हम तो ग्रेजुएट है सारे के सारे, आपको तो पता रहे। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, तुम्हें एबीसी आती है? कहते हाँ हमने तो पहले ही सीख ली थी, पहली जमात में ही सीख ली थी। मैंने कहा एबीसी कितनी होती है अल्फाबेट्स? कहते 26 होती है जी। वो लिखनी भी आती है? हाँ लिखनी भी आती है, हम तो 20-25 साल पहले ही सीख ली थी। तो और बोल भी लेते, हाँ बोल भी लेते हैं। मैंने कहा यार 26 है, इनको क्यों बार बार रिपीट करके किताबें भरी जा रहे हो, कापियां भरी जा रहे हो, क्यों तुम बोली जा रहे हो? तुम ये लिख ली एक बार हो तो गई, क्यों रिपीट करते हो बार बार, क्यों बोलने में रिपीट करते हो? कहता जी अगर रिपीट नहीं करेंगे तो हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते, हम तो अगर रिपीट नहीं करेंगे तो लिख ही नहीं सकते। और मैंने कहा यही मैं कहता हूं, जब तुम मुझे ये कहते हो ना रिपीट क्यों कर रहे हो, अरे ये मेथड है हमारा, ये हमारा मैथड है मनन का। तुम्हारे अंदर ये चीजें भेजनी है और तुम्हें अंदर से टच करना है और तुम्हारी जमीन को पकड़ना है, तो सबकॉन्शियस स्टेज में हमें जाना पड़ेगा। देखो फिर बताता हूं, पहाड़े आप बार बार रटते हैं, क्यों रटते हैं? ताकि सबकॉन्शियस स्टेज में पहुंच जाए। जापान के अंदर एक ऐसा टाइम आ गया कि वो तो सारा मशीनों से करते हैं, सारे काम कंप्यूटर से कर रहे हैं, दुकानें चला रहे हैं, चीजें बेच रहे हैं, कंप्यूटर से हिसाब निकाल लेते हैं, हमें क्या लेना है, इतना आएगा ही। अब वो कंप्यूटर काम नहीं कर रहा तो बेच ही नहीं सकते, वो तो बेच ही नहीं सकते। तो ये समस्या ऊपर पहुंची। ये जब मिनिस्ट्री में पहुंची ना जापान में, तो उन्होंने सोचा रहे हम गलत, हमारी एजुकेशन गलत हो रही है, इनको पहाड़े चढ़ाने शुरू करो। ये तो डिपेंडेंट हो गए, अगर कंप्यूटर खराब हो गया तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो उस एजुकेशन को ठीक करो। उन्होंने अपनी एजुकेशन को ठीक किया, फिर उसी मनन के ऊपर आ गए और हमने मनन को छोड़ दिया, हमने मनन को भी छोड़ दिया और हम आ गए वो पहली स्टेज पर इंफॉर्मेशन बस, और वो भी कम से कम इंफॉर्मेशन, ज्यादा यस और नो, ज्यादा नहीं। हम इसके ऊपर आके खड़े हो गए। असलियत में फ्रेंड्स, मैं अब आपको ये बताना चाहता हूं कि
मैंने यम नियम कहां से पकड़े, कैसे पकड़े, और इनको मैंने यूनिवर्सल मोल कंडक्ट्स नाम क्यों दिया। देखिए, मैंने तो बहुत पहले ये जो बेसिक ग्रंथ हैं धर्म के और अध्यात्म के, इनमें पढ़ लिया था, यम नियम भरे पड़े हैं। यम नियम शब्द भी बार बार आता था। और 1962 के अंदर मैंने पतंजलि का योग शास्त्र भी पढ़ लिया था और यम नियम उसमें बार बार आ रहे थे, लेकिन मुझे समझ नहीं लगी। ना तो धर्म के ग्रंथों को पकड़ के समझ लगी क्या नियम है, क्या नियम, यम नियम क्या मतलब इनका, और ना मुझे समझ लगी आध्यात्मिक ग्रंथों से, ना मुझे पतंजलि के ग्रंथ से समझ लगी जो योग शास्त्र। मुझे तो उससे 14 साल बाद, 12 साल बाद, जब मैं रिसर्च कर रहा था योग विज्ञान में, और बंबई की साइड में जब मैं 2 साल के लिए गया, और वहां के पहाड़ों में जब मैं गया, और वहां 3 महीने के लिए मैंने ध्यान साधना की, उस वक्त उन 90 डेज के अंदर मैं प्रकृति की जड़ में जाकर मैंने इनको पकड़ा और फिर मैं इनको समझा सका। इससे पहले मैं नहीं समझा था। हमें संक्षेप में जानने के लिए इस सृष्टि को थोड़ा सा देखना पड़ता है। ये जो सृष्टि है ना, जो चल रही है, इटर्नल, ऑल परवेडिंग, यूनिवर्सल, मदर नेचर, ये प्रकृति मां की ये सृष्टि, ये जो सृष्टि जो चल रही है, इस सृष्टि में 2 रिल्म्स हैं, 2 धाराएं हैं जो झलक रही हैं, एक जड़ और दूसरी चेतन। एक जड़ चीज और एक जो दूसरी जो जिंदा चीज है। जड़ चीज की कंप्लीटनेस इटर्नल, ऑल परवेडिंग, यूनिवर्सल मदर नेचर में है, प्रकृति में है। और चेतना की जो कंप्लीटनेस है वो हमारी ही कंप्लीटनेस है, वो कंप्लीट कॉन्शियसनेस में है, जो हमारी ही कंप्लीट कॉन्शियसनेस है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। उसी का अवस्था का नाम गॉड कॉन्शियसनेस रखा हुआ है। तो ये रियल में है दोनों, और दोनों ये 2 नहीं है, एक ही चीज है, एक ही चीज है। शिव और शक्ति एक ही चीज है। लोहा है, गोल लोहा, आग का गोला, आग जल रहा है, वो जो लोहा है ना वो प्रकृति है। लेकिन उसमें जो लाइट निकल रही है, जो आग निकल रही है, जो रोशनी निकल रही है, वो चेतना है। जब वो ठंडा हो जाएगा लोहा, तो डिसअपियर हो जाएगी वो चेतना। अवस्था के मुताबिक अपीयर और फिर अवस्था के मुताबिक डिसअपियर होती है, पर दोनों एक हैं, 2 नहीं हैं। देखिए, मेरी एक कुर्सी है, अब वो मेरी कुर्सी है। मुझे बताओ, कुर्सी मेरे लिए है कि मैं कुर्सी के लिए हूं? बताओ भाई। कुर्सी मुझे नहीं कह सकती बैठ जाओ मेरे पर या उठ जाओ, मुझे नहीं कह सकती। ये मेरी मर्जी, मैं बैठूं या उठूं या उसे पकड़कर फेंक दूं, ये मेरी मर्जी। वो जड़ है, मैं चेतन हूं। जड़ चीज, हर जड़ चीज चेतना के लिए है। सारी की सारी जड़ चीज प्रकृति भी कंप्लीट कॉन्शियसनेस के लिए, चेतना के लिए है। सारी की सारी चीज मेरे इस्तेमाल के लिए है, ये जड़ चीज जो है। अब मैं कंप्लीट कॉन्शियसनेस का छोटा सा यूनिट हूं, और ये छोटा सा यूनिट कुर्सी जो है, ये कंप्लीट प्रकृति का छोटा यूनिट है। मैं इस प्रकृति के छोटे यूनिट से श्रेष्ठ हूं। तो मैं जो हूं छोटा यूनिट, कंप्लीट कॉन्शियसनेस का, इससे श्रेष्ठ हूं। तो मेरी कंप्लीटनेस इसकी कंप्लीटनेस से श्रेष्ठ है, क्योंकि सारी चेतना के लिए ही है प्रकृति। लेकिन ये 2 नहीं हैं इकट्ठे, ये अलग हो ही नहीं सकते। जब दोनों यूनिवर्सल हैं तो 2 कैसे रहेंगे? हैं ही एक। अब देखिए, थोड़े सा प्रकृति की साइड में जाओ। जो इटर्नल, ऑल परवेडिंग, यूनिवर्सल मदर जो नेचर है, ये मैटर है। और मैटर का सूक्ष्म रूप जो है वो शक्ति है, एनर्जी है। लेकिन एनर्जी में भी एक सूक्ष्म जो चीज, 3 गुण हैं,
उनको 3 लॉज कहते हैं। लॉ ऑफ फोर्स, हरकत का नियम। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, उसको रोकने का लॉ। लॉ ऑफ बैलेंस, उसे बैलेंस बनाने का लॉ। इन तीनों के ही कारण सृष्टि भी हो रही है, पालन भी हो रहा है, डिस्ट्रक्शन भी हो रही है। इम्बैलेंस में होंगे तो डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, इस बैलेंस में है तो और कितनी देर रहेंगे वो पालन। तीनों के कारण। अब फिर देखिए, इस सारी का सारा मैटर जो है, इसकी 5 कैटेगरीज हैं। इसकी 5 कैटेगरीज हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। पर पृथ्वी का मतलब तुम जमीन मत लो। जो ठोस चीज है उसे पृथ्वी कहते हैं। साइंस में पृथ्वी उसे कहा है जो ठोस चीज है, या जिनके मॉलिक्यूल्स बहुत ठोस तरीके से नजदीक है, सघन है। और जो थोड़े से दूर हो गए लिक्विड, मॉलिक्यूल थोड़े से दूर हो गए लिक्विड, वो सघन थे, वो ये सघन नहीं, उससे कम हो। तो लिक्विड कोई भी चीज है उसको जल कहा है। जैसे लोहा है, अब लोहा तो ठोस है, लेकिन लोहे को हम गर्म करते हैं, उसे पानी बना देते हैं, तो लिक्विड बन गया। है तो उसमें भी तीनों गुण, लिक्विड बन गए वो। अब उसमें भी जो है हम एटॉमिक भट्टी में डाल के वो अलग कर देते हैं उनके मॉलिक्यूल्स भी, तो मॉलिक्यूल अलग हो जाए, उनमें अलग अलग में भी तीनों गुण काम कर रहे हैं, ये तीनों लाज काम कर रहे हैं। अब वो मॉलिक्यूल्स को भी तोड़ दो तो उसमें से एटम निकल आएंगे, तो एटम में भी ये काम कर रहे हैं। और एटम में तो मूर्त रूप में कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है ना, ये 3 गुणों के प्रेजेंटेशन है, प्रत्यक्ष रूप है उनका। आगे अगर तोड़ोगे एटम को तो उसमें भी 3 निकलेंगे, उसमें भी 3 काम कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन में से पकड़ लो चाहे इलेक्ट्रॉन को, उसमें से भी फिर 3 निकलेंगे। करते जाओ, ये गुण तो लास्ट तक पहुंचेंगे, जहां कुछ भी नहीं कहते, कुछ भी नहीं, वहां भी ये है, क्योंकि वहां भी प्रकृति है। देखिए, हर अवस्था में ये 3 गुण हैं। ये सबसे सूक्ष्मतम है, उसका रूप पृथ्वी, प्रकृति मां का। अब एक साइंटिस्ट जो है, अभी मैंने बताया कि एक ठोस जो चीज को तोड़ के लिक्विड में बदल देता है। लिक्विड जो लोहा जो बह रहा है वो लिक्विड बन गया, लेकिन उसमें लाट निकल रही है अग्नि की, वो अग्नि वो तीसरी कैटेगरी बन गई। वो भी नहीं, अब उड़ गए, नजर नहीं आ रहे हैं मॉलिक्यूल्स, एयर बन गई, गैसेस बन गई। और फिर कुछ भी आगे भी नजर नहीं आ रहा, जिसे खाली जगह कहोगे वो भी खाली नहीं है, वहां पर भी एनर्जी है। अब देखिए, प्रकृति मां ने मैटेरियल साइंटिस्ट को डिस्ट्रक्शन की चीज तो दे दी, बनाने की चीज नहीं दी, मूल बनाने की चीज नहीं दी। इतनी तो दे दी कि प्रकृति जिस नियम से, जिस प्लानिंग से चीजों को बनाती है, ये उसे पढ़ सकते हैं। मैटेरियल साइंटिस्ट दुनिया के उसे पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, और पढ़ भी रहे हैं, और बहुत दूर तक पहुंच भी गए हैं, लेकिन बना नहीं सकते। वैसे ही जैसे बिग बैंग में क्या हुआ जब सब कुछ ही एनर्जी में बदल गया, इसके एक्सपेरिमेंट के लिए 114 देशों के साइंटिस्ट इकट्ठे हुए, कई साल लगे, सुरंग धरती के नीचे बनाई गई और पूरी तरह एक्सपेरिमेंट करके देखा गया। तो जब हर चीज एनर्जी में बदल गई, वो एनर्जी आगे नहीं आ रही। बस उन्होंने बताया कि एक पार्टिकल आया, ब्लैक पार्टिकल, उसकी प्रेजेंस में फिर वो बनना शुरू हो गए इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, उससे पहले नहीं। अब ये कौन है, उसका नाम तो गॉड पार्टिकल दे दिया, लेकिन वो भी किसने भेजा, कैसे आया, प्रकृति के अंदर सारे नियम हैं। तो वो वहां तक के नियम जो इसकी प्लानिंग में है, उससे जो बनी है, उसे तो ये पढ़ सकते हैं, पर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन नहीं बना सकते। वो बनाने की चीज है। और ये जो बनाने की चीज है ना, प्रकृति की प्लानिंग में एक प्रोसेस है पीछे, और उसके कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं। वो प्रिंसिपल इनर साइंटिस्ट जो योगीज हैं,
उनके हाथों में दे दिया, उनके हाथों में दे दिया। क्योंकि एक प्रिंसिपल है इस साइंस का, जो जितना कंप्लीट कॉन्शियसनेस के नजदीक रहेगा उतनी ही प्रकृति अपने नियम उसके सामने खोलना शुरू कर देती, और जो बिल्कुल उसके नजदीक पहुंच जाता है उसके तो प्लानिंग के पीछे के जो है प्लानिंग का प्रोसेस है उसमें जो नियम है वो भी पकड़ा देती है। और यही कारण था जब ओरा से टेस्ट करते थे कि हाँ हम इसे पहुंचा सकते हैं, इसका सबसे स्ट्रांग ओरा है, ओरा ब्लू ओरा सबसे स्ट्रांग होता है, तो उसको 5 साल में ले जाकर 20 साल में तैयार करके भेजते थे नीचे इनर साइंटिस्ट बनाकर। तो विशुद्धानंद जो काशी में आया और अमेरिका और जर्मनी के साइंटिस्ट भी आ गए जब उसकी प्रसिद्धि देखी कि क्या 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 बना करके दिखा देता है किसी से भी कोई चीज, तब उन्होंने उनके सामने दिखाया साइंटिस्टों के सूरज की किरणों से चीज बनानी, रुई से गुलाब का फूल बनाया या जो वो कहते थे वो बनाया, और ये भी कहा क्या ये मिट जाएगा, कहते मिटेगा नहीं, ये तो बन गया, जितनी इसकी लाइफ है ये रहेगा। फिर एक साइंटिस्ट ने कहा कि मुझे भी कुछ दिखाओ, तो उसने कहा ये सामने जो वृक्ष है ना खजूर का, इसका एक पत्ता ले आओ, उससे उस पत्ते से किरणों से उसे बदल करके संगमरमर का पत्थर बना दिया छोटा सा, और उसने कहा जी ये थोड़ी सी देर आंखों का धोखा होगा, कहता तो जिंदगी भर अपने पास रखना, इसे ले जा। यहां तक कि मरे हुए को तो नहीं ठीक कर सकते, लेकिन उन्होंने चैलेंज कर दिया क्या आप कर सकते हैं एक को, तो उसने कहा कीड़े को दिखाया कि जिंदा है ना, उसके 3 टुकड़े किए, अलग अलग कर दिए, और जब साइंटिस्ट ने कहा ये मर चुका अब जिंदा नहीं हो सकता, तो उसे जिंदा कर दिया। क्योंकि ये ऑरा का जो प्रिंसिपल है ना वो इन्हें नहीं पता ना, ये इंट्यूशन से चीज तो निकाल लाते हैं जिसे इन्वेंशन कहते हैं, लेकिन इसके आगे भी तो बहुत सी चीजें हैं, ट्रुथ बियरिंग कॉन्शियसनेस तो इससे भी आगे है। और दूसरी बात ये दिखाने के लिए भी नहीं, वो दिखाने के लिए नहीं आया था या भेजा गया था, स्पेशल परमिशन लेकर के भेजा गया था, और ये मानते थे कि हम इंटरफेयर कर रहे हैं प्रकृति के नियमों में, ये हम गलती कर रहे हैं, पर हम ये सर्वत्र के भले के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि तुम साइंटिस्ट जो हो ना, हम ये ना दिखाएं ना तो तुम समझोगे हम जानते नहीं, हम तुमसे आगे हैं, तुम्हारे सामने करके दिखाया या तुम करके दिखा दो। हम सिर्फ ये कहना चाहते, वो ये कहना चाहते थे कि हम जब आगे तो हमारी बात सुन लो, तुम जा रहे हो एटम बम बनाने, हाइड्रोजन बम बनाने, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने, ये विनाश का रास्ता है, रुक जाओ। वो ये कहने के लिए दिखा रहे थे, दिखाने के लिए तमाशा नहीं बनाया हुआ था, तो इसके बाद उन्हें पश्चाताप भी करना पड़ता था कि प्रकृति माँ के रूल को तोड़ रहे हैं, उसने हमारे हाथ में दे दिया तो किसी पर्पज से दिया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मरे हुए में जो जिंदगी का रूल है वो है, लेकिन इनके हाथ में नहीं था, और उसमें भी उतना ही था जितनी उसकी पावर थी। एक ने ये भी पूछा कितनी देर जिंदा रहेगा ये कीड़ा जो जिंदा कर दिया, वो कहता आधे घंटे, कहता मेरी पावर आधे घंटे की। मतलब एक तो वो जो है इसलिए जिंदा रहा कि उसका ओरा था ना, उसके बाहर नहीं गया वो, और फिर संकल्प शक्ति से उसे जोड़ दिया। तो संकल्प शक्ति सबसे ज्यादा काम करती है इसमें, इस सृष्टि भी कंप्लीट कॉन्शियसनेस की संकल्प शक्ति से बन रही है, प्रकृति में सारे रूल चल रहे हैं। ये वो साइंस है जो अंदर की साइंस है। अब मैं आप लोगों को और थोड़ा सा गहराई में ले जाना चाहता हूं। इटर्नल ऑल प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल मदर नेचर जो मां प्रकृति है, इसमें नेगेटिव यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स भी चल रहे हैं जो अनलिमिटेड हैं, और पॉजिटिव यूनिवर्सल प्रिंसिपल भी चल रहे हैं जो अनलिमिटेड हैं। ये दोनों तरह के चल रहे हैं, और 2 तरह के ही इस प्रकृति मां के अंदर प्रोसेस चल रहे हैं, 2 तरह के, नेगेटिव यूनिवर्सल प्रोसेस और पॉजिटिव यूनिवर्सल प्रोसेस। होता क्या है, इस सृष्टि को चलाने के लिए नियम है, ये परमानेंट नियम है, ये
इनको पकड़ सकते हो, समझ सकते हो, देख सकते हो, गहराई में चले जाओ। जिनके ऊपर नेगेटिव यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स लागू हो जाते हैं वो नेगेटिव यूनिवर्सल प्रोसेस में बह जाता है, बहेगा, वो जाना ही होगा उसे। और क्या होगा? इरिटेशन, डिसईज, इरिटेशन, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिके, डिस्ट्रक्शन, डेथ, इधर निकल जाएगा। और जिसके ऊपर लागू हो गए पॉजिटिव यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स वो बहेगा पॉजिटिव यूनिवर्सल प्रोसेस में। तो वो कहां जाएगा? कंप्लीट प्योरिफिकेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड, शरीर और मन, या सारी पर्सनालिटी की प्योरिफिकेशन, खालस, प्योर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। कंप्लीट हेल्थ, पूर्ण हेल्थ की ओर चला जाएगा। कंप्लीट कॉन्शियस, पूर्ण चेतना की ओर, यूनिवर्सल चेतना की ओर, कंप्लीट चेतना की ओर, गॉड कॉन्शियसनेस की ओर, वहां तक पहुंच जाएगा। कंप्लीट पीस ऑफ माइंड की ओर, कंप्लीट ब्लिस की ओर ये पहुंच जाएगा। अब जितने भी नेगेटिव यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है उसका मेन चैनल एक ही है। ये देखो, ये मुट्ठी है हथेली की बनी हुई, एक ही है, और वो है वायलेंस, हिंसा। किसी को तकलीफ देना, किसी को तकलीफ देना, हिंसा, वायलेंस। और जो पॉजिटिव है उसका मेन चैनल एक ही है, और वो कौन सा है? प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन बॉडी एंड माइंड, प्योरिफिकेशन, खालिस बनना, प्योर बनना। अब जो मेन चैनल नेगेटिव है और वो एक है हिंसा, तकलीफ देना। अब इसके 5 सब चैनल्स हैं, 5, जैसे हथेली की 5 उंगलियां, 5 सब चैनल्स हैं। ये भी कैटेगरी हैं, वो मेन चैनल है, ये भी कैटेगरी है, इसमें हजारों कैटेगरियां आएंगी। इन 5 को याद रखो सिर्फ, बाकी सब इसमें आके मिलती रहेंगी। सब बुराइयां इन्हीं में आएंगी, सारी सृष्टि की, दुनिया की बुराइयां इन्हीं में आएंगी। तो पहला क्या था? हिंसा ही है पहला, डायरेक्ट हिंसा पहला, यानी कि किसी को तकलीफ देना। और दूसरा है टेलिंग ए लाई, झूठ बोलना। और तीसरा स्टीलिंग, चोरी करना। और चौथा मिसयूजिंग एंड वेस्टिंग वंस एनर्जी, अपनी शक्ति को मिसयूज करना, वेस्ट करना। और 5वां परिग्रह, जिसे कहा है नॉट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम अदर्स ऑन विच वन हैव नो राइट, जिस पर हमारा अधिकार नहीं वो चीज ना लेना, या रिश्वत ना लो, कब्जा ना करो किसी चीज के ऊपर, जरूरत से ज्यादा चीजों को इकट्ठी ना करो ये लालच में कि महंगाई बढ़ेगी फिर बेचेंगे। ये 5 हैं, बस 5 पकड़ लो, सारा समाज, सारा देश, सारी सृष्टि, सारी इंसानियत सुधर जाएगी। ये प्रकृति माँ में चल रहे हैं। मैं ये लिखी हुई चीज को तुम रट रहे हो सिर्फ, ये उसमें चल रहे हैं, ये तो लागू होंगे ही, ये चल रहे हैं। नेगेटिव फोर्सेस ऑफ माइंड भी सब में है, पॉजिटिव फोर्सेस ऑफ माइंड भी सब में है। नेगेटिव है तुड़वा रही है और वेस्ट हो रही है हमारी एनर्जी। कोई काम हम एनर्जी से करेंगे, कोई भी काम होगा एनर्जी चाहिए कि नहीं? जब ये वेस्ट ही करा देंगे तो क्या कर देंगे हम? तो कुछ करना है तो इनको रोको, पहले इन 5 को रोक लो, सारी बुराइयां रुक जाएंगी और एनर्जी बचेगी। और जब एनर्जी बच जाए ना, उसे पॉजिटिव साइड में लगा दो। और पॉजिटिव साइड का जो मेन चैनल क्या था? प्योरिफिकेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड, खालिस करना, अपने आप को प्योर करना, साफ करना, ये अपने स्वभाव को साफ करना, अपनी भावनाओं को साफ करना, अपने विचारों को साफ करना, अपने कर्मों को साफ करना। इसके भी 5 हैं आगे, इसके भी 5 हैं। और ये जो 5 हैं इनको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, इनको याद रखने की जरूरत है, नहीं तो पता ही नहीं लगेगा आपको क्या कर रहे हो। इनको याद रखो, सिर्फ 5 को। इसलिए मैं कहता हूं इनमें से एक को याद रखो, हमने अपने आप को प्योर करना, खालिस करना, साफ करना।
लेकिन मैं समझा देता हूं, ये 5 जो है ये सिम्टम्स ही हैं, जो प्योरिफिकेशन के सिम्टम्स ही हैं। तो प्योरिफिकेशन करोगे, शुद्धि करोगे, खालस होगे, तो ये तो आप ही आ जाएंगे, नजर आ जाएंगे जब आ गए। तो इनको रटने की जरूरत नहीं है। अपनी एनर्जी को इन 5 चीजों को समझो और यहां रोको। अब देखिए, मेन जो इसका था प्योरिफिकेशन है, शुद्ध करना, तो उसमें पहला यही है प्योरिफिकेशन। और दूसरा क्या होगा, जब प्योरिफिकेशन होगी तो समता आएगी, संतोष। सोच पहला था, प्योरिफिकेशन, संतोष इसे नाम दिया गया है, संतोष, समता, कंटेंटमेंट। और कंटेंटमेंट का उस स्टेट का नाम है जिधर हम जाते हैं डिजायरलेसनेस, क्योंकि डिजायर इम्प्योरिटी है, वही हमें डिस्टर्ब करती है। तो डिजायरलेसनेस के स्टेट में जाएंगे। तो भाई तुम इम्प्योरिटी जब सफाई कर रहे हो, मेन चैनल को पकड़ लिया, तो ये साफ हो गई तो कंटेनमेंट तो आ जाएगी। उसको रटते क्यों हो? कहने से तो नहीं आएगी। सफाई करो, उससे संतोष आ जाएगा। और तप भी उससे आ जाएगा। 3 नंबर पर है तप। पहले था सोच, संतोष, तीसरा था तप, तपस्या। अरे तपस्या तो पॉजिटिव स्ट्रगल है। पॉजिटिव स्ट्रगल तो ये 6 ही है। 5 को रोकना और 6वें पर एनर्जी को से प्योरिफिकेशन करनी। अरे यही तो तपस्या है, यही तपस्या है। तपस्या ये नहीं एक टांग के ऊपर खड़े हो जाओ, सिर नीचे कर लो, पैर ऊपर कर लो, ये तपस्या नहीं है। तपस्या तो ये है, पॉजिटिव स्ट्रगल ये है, इनके ऊपर चलना। कोई आसान भी नहीं है चलना, ये पॉजिटिव स्ट्रगल है। तो तपस्या तो हो जाएगी। सेल्फ ऑनेस्ट होकर जब चलोगे, प्योरिफिकेशन हुई, तो पॉजिटिव स्ट्रगल भी होगी। ये अपने आप ही सिम्टम आते रहते हैं। और फिर चौथा है स्वाध्याय। अरे भाई अपना अध्ययन करो ना। तुम अपने मोहल्लों का कर रहे हो, तुम दूसरों का कर रहे हो, तुम देश का कर रहे हो, तुम दुनिया का कर रहे हो, तुम चंद्रमा का कर रहे हो, तुम समुद्रों का कर रहे हो, तुम सूरज का कर रहे हो, तुम सृष्टि की दूसरी अरे तुम अपना तो करो पहले। तुम्हारी अपनी आंख तो ठीक हो, जिससे तुम कर रहे हो, देख रहे हो। आंख तो ठीक करो ना पहले, जिससे तुम करोगे कुछ, जिससे देखोगे। अध्ययन किससे कर लोगे जब आंख ही नहीं हुई? हमने तो अध्ययन को यहां तक पहुंचाया हुआ है कि धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना, यानी पाठ करना ही स्वाध्याय है। नहीं, ये स्वाध्याय ये नहीं है। स्वाध्याय होता है अपना अध्ययन करना, अपने आप को पढ़ना। यानी कॉन्शियस लेवल में हम अपनी इंटेलेक्ट से अपने आप को पढ़ सकते हैं। किस लिए पढ़ते हैं? देखने के लिए। क्या है देखने? जब देखेंगे तो यहां तो गंदगी नजर आएगी, तो उसको साफ करो। इसीलिए तो हम देख रहे हैं क्या अच्छा और क्या बुरा, उसको साफ करो। जब साफ कर दोगे कॉन्शियस लेवल की, तो इंटेलेक्ट की भी सफाई हो जाएगी और ये इंट्यूशन में बदल जाएगी। और इंट्यूशन अंदर जा सकती है, इंटेलेक्ट जा नहीं सकती थी। तो फिर इंट्यूशन को लेकर अंदर चले जाओ। अब उसका अध्ययन करो। बाहर से कर लिया, अब अंदर का करो ना, सब कॉन्शियस स्टेट का। अब वहां भी जब आप अध्ययन करोगे तो गंदगी तो वहां भी भरी पड़ी है, वहां भी संस्कार भरे पड़े हैं। तो करो ना सफाई वहां भी। जब वहां की सफाई कर लोगे तो इंट्यूशन की सफाई भी हो जाएगी और ट्रूथ मीनिंग कॉन्शियसनेस बन जाएगी। वो अनकॉन्शियस में जा सकती है, इंटेलेक्ट भी नहीं जा सकती, इंट्यूशन भी नहीं जा सकती, वो जा सकती है। और समाधि अवस्था में ही वो आती है। सिर्फ वो समाधि अवस्था में ही आती है जब 54 घंटे तक सांस रुका रहे। तो वो जो अवस्था है उससे सफाई करो अनकॉन्शियस की। अरे 100% है हमारा अनकॉन्शियस, तो हम यूनिवर्सली जुड़े हुए हैं सारे यूनिवर्स के साथ अनकॉन्शियसली। सबकॉन्शियस तो 10% है, और जिसे इंटेलेक्ट कहते हैं वो तो 1% है। तो अपना अध्ययन करो ना। और ये योग विज्ञानी है जो तुम्हें अपने अंदर ले जा सकता है, सारा अध्ययन करा सकता है, तुम्हारा कॉन्शियस का, सबकॉन्शियस का, अनकॉन्शियस का, वहां की सफाई भी कर सकता है। और सफाई करने के लिए ही अंदर जाना है। तो ये जो 5 मैंने गिनाए ना, पॉजिटिव यूनिवर्सल चैनल्स, इनमें एक सफाई वाले को पकड़ लो पहले को। ये 5 सिम्टम है, बाकी 4 वो आ जाएंगे अपने आप। बस इसमें एक को पकड़ लो, प्योरिफिकेशन, शुद्ध करना, खालस करना अपने आप को। कैसे? अपने स्वभाव को साफ करना, यानी अपने भावना को साफ करना, अपने विचारों को साफ करना। पहले भावना आती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर विचार आएंगे। भावना को साफ करो, विचारों को साफ करो, कर्मों को साफ करो। बस ये साफ करो और उन 5 को रोक लो। तो ये 5 5 10 हैं। योग शास्त्र में भी 10 हैं।
बहुत ही जगह 10 ही मिलेंगे, पर कई जगह आपको 10-10 करके 20 भी मिल जाएंगे। तो इनको बढ़ाना है तो बढ़ा दो, ये तो हजारों आ जाएंगे एक एक के अंदर, ये तो कैटेगरी है। बढ़ाना है समझाने के लिए बढ़ा लो, लेकिन क्यों बढ़ाते हो? एक सिंपल सी चीज पकड़ लो जो यूनिवर्सल लेवल में चल रही है कैटेगरीज के हिसाब से। तो मैं ये कहता हूं, ये जो यम नियम है ये बेस है योग का, इसके ऊपर ही सारी मंजिल खड़ी हुई है। सेल्फ ऑनेस्ट होकर जब हम इनके ऊपर डे टू डे लाइफ में चलते हैं, इन्हें लागू करते हैं, तो एक एटीट्यूड क्रिएट होता है ऊपर जाने का, मंजिल बनाने का, आसन की मंजिल, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के। और ये अल्टीमेट डेस्टिनेशन भी, आखिरी मंजिल भी यही है, यम नियम। ये जब टूटते हैं, हमें दुख तब होता है जब ये टूटते हैं यम नियम। तो मत तोड़ो इन्हें। वो अवस्थाएं भी हैं जहां ये नहीं टूटते। जिस अवस्था में हम खड़े यहां टूटते हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल में टूटेंगे, इंट्यूशन लेवल में कम टूटेंगे, ट्रुथ बीइंग कॉन्शियसनेस में अपने आप ही ये ओबे होते रहेंगे। तो इस तरह इनको मत तोड़ो और इनको पकड़ो, और बाकी तो सीढ़ियां हैं, उनको तो छोड़ना पड़ेगा। इनको पकड़ते भाई योगिक एटीट्यूड हो गया, बैकग्राउंड जब ये बना देंगे तो आसन की, तो कर लो, छोड़ दो फिर आसनों को, आगे जाओ। आसन को पकड़े रखोगे, आसन तो एक तुम्हारा सांसों से रुकना शुरू हो जाए अपने आप ही, बस वहां तक इसकी लिमिट है। इसके बाद इनकी कोई वैल्यू ही नहीं करते रहोगे तो भी। और जहां तक आसन कितना करना चाहिए, 4-5 आसन भी बहुत हैं, वो ठीक सिस्टम से ताल्लुक हो उनका, फिजिकल एक्सरसाइज की तरह नहीं है जो कर रहे हैं। ये कभी डिटेल में मैं बताऊंगा। तो करना क्या है, यही लास्ट मंजिल में, यही अल्टीमेट डेस्टिनेशन भी यही है, लास्ट मंजिल भी यही है कि यम नियमों को ही आगे ले जाना है पकड़ करके उस अवस्था में जहां ये नहीं टूट। और मेजरिंग स्टैंडर्ड भी यही है, मापने का कि कोई योगी है या नहीं, इनसे पता लगेगा ये जिंदगी में लागू कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। नहीं कर रहा तो योगी कहां से है? अगर ये नहीं कर रहा तो योग कहां से हो जाएगा? अगर ये करेगा तभी तो यौगिक टेक्निक, यौगिक वेयर, यौगिक मेथड पकड़ा जाएगा, नहीं तो कहां से पकड़ा जाएगा? तो मेयरिंग स्टैंडर्ड भी है, डिटेल में मैं फिर आगे नेक्स्ट में बताऊंगा। अब तो इतना ही है फ्रेंड्स कि योग विज्ञान, इनर साइंस, अंदर की साइंस, धर्म की जड़ को सींचने वाली साइंस है। ये विज्ञान धर्म की जड़ को सींचने वाला है, अध्यात्म की जड़ को सींचने वाला है, और वो सब अंदर से ताल्लुक है इसका। लेकिन वो योग वो नहीं जिसे आप ये आसन, फिजिकल एक्सरसाइज कह रहे हैं, वो योग नहीं है। वो तो योग को बदनाम कर रहे हैं। तो ये योग जो है, अगर ये आप है तब तक तो ये जिंदा रहेंगे, धर्म और अध्यात्म, नहीं तो ये खत्म है, लाशें हैं इनकी। ये पहले खत्म हो चुका है, इसलिए ना धर्म धर्म है, ना अध्यात्म अध्यात्म है, क्योंकि जड़ को सींचने वाला ही खत्म है। तो हमने सोचा इसे ही पकड़ लो और इसे ही जिंदा करो। रियल योगा क्या है, ट्रू योगा क्या है, उसे लाओ सामने रोशनी के अंदर। तो फिर धर्म को भी सींचा जाएगा और अध्यात्म को भी सींच दिया जाएगा। तो इसीलिए अवेकनिंग का काम मैं ये कर रहा हूं, किसान आंदोलन के प्लेटफॉर्म के ऊपर लोगों को जगाने का। लेकिन मैं एक नागरिक भी हूं, जहां की रोटी खा रहा हूं, उस धरती का, उस मातृभूमि का, उस देश का, उसका अन्न मेरा खून है। ये मेरा खून उसके अन्न से बना है, इसलिए उसके प्रति भी मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने देश के सिस्टम्स को ठीक करने की सोचूं। ये मेरा राइट है, मैं सिटीजन हूं, मेरा राइट है। मैं सोचूं ही नहीं, मैं उसके लिए कुछ करूं। मैं करूं देश के सिस्टम कैसे ठीक हों। हालांकि देश के सिस्टम एजुकेशन को ठीक होकर ही हो सकते हैं, प्रॉपर वे तो वही है क्या ठीक एजुकेशन हो। तो अब हमारा जो देश है, अच्छे आदमी, हम प्रजातंत्र देश है, तो प्रजातंत्र की तरीका सबसे अच्छा है कि अच्छे अच्छे आदमियों को असेंबली और पार्लियामेंट में भेजो और वहां अच्छे अच्छे कानून बनाओ, बुरों को हटा दो, वहां एजुकेशन सिस्टम को ठीक करो, सारे सिस्टम ठीक हो जाएंगे। तो हमारा देश तो प्रजातंत्र है ना। लेकिन भाई प्रजातंत्र कहां है, लोकतंत्र कहां है हिंदुस्तान में? बता तो दो कहां है।
प्रजातंत्र में तो प्रजा मालिक होती है, यहां प्रजा मालिक नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टियां मालिक हैं। ये तो प्रजातंत्र नहीं, पार्टी तंत्र है। ये पार्टी तंत्र बना दिया, प्रजातंत्र नहीं बनाया। महात्मा गांधी लड़ता रहा, तुम गलत कर रहे हो, ये प्रजातंत्र नहीं है, पार्टी तंत्र बना दिया। अगर प्रजातंत्र में तो आदमी, आम आदमी होता है, वो मालिक होता है। इसकी डेफिनेशन क्या है प्रजातंत्र की, डेमोक्रेसी की? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की, लोगों की, यानी लोग खड़े करें अपने मोहल्लों से, लोगों की, लोगों की गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल, लोग चुने उन्हें, फॉर द पीपल, लोगों के भलाई के लिए, आम लोगों की भलाई के लिए लागू हो रही है डेफिनेशन। ये एमएलए एमपी आपके आदमी है, ये आपने खड़े किए ये। अरे पॉलिटिकल पार्टियों ने शहरों के अंदर जो अपने दफ्तर खोले ना, उन दफ्तरों के अंदर इनके लिस्ट बनाई गई है 3-3 करोड़ रुपए लेकर के, और उसकी ठप्पा ऊपर से रिकग्निशन मांग ली इलेक्शन कमीशन की, और खड़े करके तुम्हें तो ये कहा गया इनको वोट डाल दो, तुम्हें तुम्हारी मर्जी नहीं, इनको वोट डाल दो। तुम्हें तो हथियार के तौर पर यूज कर रहे हैं, और तुम्हारी समझ नहीं इसलिए यूज हो रहे हो, और समझ आती है अच्छी एजुकेशन से, और अच्छी एजुकेशन कोई पार्टी ने नहीं दी, ना ही देगी। क्योंकि अगर ये कहते हैं समझ आ गई तो हमें तो चुन ही नहीं सकेंगे, हमें जाने ही नहीं देंगे। ये जो एमएलए एमपी है तुम्हारे हैं, ये पार्टियों के हैं, पार्टियों के लिए ही है, तुम्हारे लिए नहीं है। और फिर तुम मालिक कैसे हो? हिंदुस्तान के लोगों से मैं पूछता हूं, तुम पब्लिक को, तुम मालिक कहां हो प्रजातंत्र में? मैं मालिक हूं, मेरा एक कारखाना है, मैंने 5 आदमी लगाए, 1 महीने पहले लगाया, 2 आदमी काम नहीं करते थे, मैंने हटा दिए, दूसरे दिन काम नहीं करते तो क्यों हटा दिया उनको, मैं मालिक हूं। तुम कहां मालिक हो? तुम्हें तो यूज किया गया है वोट देने के लिए, और उसके बाद अगर मालिक हो तो बुला लो ना वापस, ये काम नहीं करते। जब ये चुने जाते हैं तो 5 साल कोई काम नहीं करते, काम जो करते हैं वो तुम्हारा खून चूसने का करते हैं, तुम्हें ही तंग करते हैं। तुम चाहते हो ये आ जाए, नहीं आ रहे क्योंकि तुम मालिक नहीं हो। ये तो सिर्फ दिखाने के लिए कि प्रजातंत्र है, तुम्हारे से वोट डलवाए जा रहे हैं, और मालिक बताया जा रहा है तुम ही हो। मालिक तो ये हैं, मालिक तो ये हैं। तो इस प्रजातंत्र को ठीक करना होगा, और ठीक एजुकेशन से ये होगा, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। देखिए 70 साल से ऊपर सभी पार्टियों को मौका दिया, टाइम दिया, गवर्नमेंट बनाओ, पब्लिक के लिए काम करो, किसी ने कोई काम नहीं किया। ये थोड़ा बहुत जो काम नजर आता है ना, ये तो कोई भी कर लेगा, कुछ करेगा तभी तो खाएगा। लूटने का काम हुआ, भ्रष्टाचार का काम हुआ, बर्बाद कर दिया देश को, काम नहीं किया, सब पर विश्वास किया, सब धोखा दे गए। अब जो है एक किसान मूवमेंट चल रही है, धरती पुत्रों की मूवमेंट चल रही है, आंदोलन चल रहा। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं लेकर आई, एक पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर नहीं लेके आए। ये प्रकृति मां और परमात्मा ने भेजे हैं, तुम्हें चांस दिया है, सुधर जाओ, सारा देश इसके पीछे लग जाओ। देखिए कांग्रेस एक पार्टी नहीं थी पहले, आजादी के लिए जो कांग्रेस थी वो सारा हिंदुस्तान का नाम कांग्रेस था, और उस मूवमेंट के कारण आजाद हो गया हिंदुस्तान। अरे ये मूवमेंट जो किसानों की चल रही है, ये भी पार्टियों की नहीं है, ये पॉलिटिकल चीज ही नहीं है इसके अंदर कोई। ये तो धरती पुत्र हैं, इनको पार्लियामेंट में भेज दो, इनको असेंबली में भेज दो, ये सिस्टम को ठीक कर देंगे, ये एजुकेशन सिस्टम को पहले ठीक करेंगे, सारे सिस्टम ठीक कर देंगे, ये इनको भेज दो। पर तुम्हारे माइंड में एक चीज और आएगी कि आगे भी तो थे, वो बिगड़ गए, ये भी तो बिगड़ जाएंगे, फर्क है। अरे चोरों की क्लास में सारे चोर होते हैं, वो तो कोई भी होगा बिक जाएगा। ये चोरों की क्लास नहीं है, मेहनत कशों की क्लास है, ये जिंदगी देने वालों की क्लास है, देने वाला लेता नहीं जिंदगी। और दूसरी बात यह है कि जब ये चुन करके भेजेंगे तो इन्हें पता है हम बदनाम होंगे, गलत आ गया तो ठीक को भेजेंगे, और अगर वहां जाकर गलत हो गया तो वापस खींच के ले आएंगे और बाइकाट कर देंगे, यहां तक कि इनके बच्चों की शादी भी नहीं हो सकेगी, सारी सिस्टम, सारी क्लास से ही बाइकाट कर देंगे।
ये एक ऐसी डिसिप्लिन क्लास है कि तुम देखो कितने लंबे टाइम से ये शांतिपूर्वक एजिटेशन चल रही है और सारी दुनिया इसे देख रही है। और जाब्ता कितना है इसमें कि सारी दुनिया मर रही है कोरोना से, सारा हिंदुस्तान भी मर रहा है। इनके लाखों आदमी बैठे, किसी को कोरोना नहीं होया। ये डिसिप्लिन है, ये पंक्चुअल हैं, ये रेगुलर हैं, ये सिस्टम के साथ चल रहे हैं। एक अगर भेज दिए जाए ना एमएलए एमपी बना बना के, तो ये देश के सिस्टम को, देश के एजुकेशन सिस्टम को ठीक करके सारे सिस्टम को ठीक कर सकते। फ्रेंड्स, अब तक तो मैं ये सोचता रहा था, चाहे मैं बोल रहा था देश के बारे में, प्रजातंत्र के बारे में, लेकिन अब मैं थोड़ी सी चेंजेस ला रहा हूं। लोगों को जगाने के लिए इनर साइंस से मैं जगा रहा हूं और जगाता रहूंगा। लेकिन ये तो अंदर की चीज है, धर्म भी अंदर की चीज है, अध्यात्म भी अंदर की चीज है, इनर साइंस भी अंदर की चीज है, योग भी अंदर की चीज है। लेकिन प्रजातंत्र तो बाहर की चीज है, तो मुझे बाहर से भी करना चाहिए, मैं नागरिक हूं। इसलिए मैंने ये सोचा है कि अब एक साथ में मुद्दा अपने साथ और मैंने पकड़ लिया कि मैं प्रजातंत्र के बारे में मैं लोगों की समझ बढ़ाऊं। मैं गांव गांव जाऊंगा और समझ बढ़ाऊंगा, ट्रेनिंग दूंगा, समझ बढ़ाऊंगा, 15-15 दिन की ट्रेनिंग दूंगा, प्रजातंत्र के बारे में इनकी समझ बढ़ाऊंगा। और ये नागरिक है ना, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक सिटीजन की सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्रिएट करूंगा, जिसको मैंने साथ में पकड़ लिया है। अंदर से जमीर को पकड़ने के लिए मैंने इनर साइंस को पकड़ लिया, और बाहर से सिस्टम को ठीक चलाने के लिए मैंने इनकी समझ को बढ़ाना है, प्रजातंत्र को समझ सके, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इनमें क्रिएट हो सके। और इसी चीज को ध्यान में मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूंगा। फ्रेंड्स, हमारा उद्देश्य है वसुधा एव कुटुंबकम, ये सारी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका भला हो, सर्वत्र का भला हो। फ्रेंड्स, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, सब जागो और इकट्ठे हो जाओ और अपनी सोच को बढ़ाओ, अपनी समझ को बढ़ाओ और सोचना शुरू कर दो। तुम कौन हो, क्या तुम्हारे अधिकार है, क्या तुम कर सकते हो। थैंक्स।